एवरीवन, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। चलो, लास्ट क्लास जो हमारी थी हमने क्या डिस्कस किया था, एक ओवरव्यू देखा था पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का। और इसके बाद हमने क्या शुरू किया था, बैंक्स को हम लोगों ने जो है वो शुरू किया था। देखा था कि बैंक्स क्या होते हैं, बैंकिंग क्या होती है। इसके अलावा हमने पूरा कैटेगराइजेशन देखा था ना, कि किस तरीके से फ्लो चार्ट की मदद से कि सबसे ऊपर क्या आता है आपका, तो आरबीआई आता है। और आरबीआई के अंदर अलग अलग टाइप की आपकी दो कैटेगरीज में मैंने जो है उसको बांटा था। ठीक है, शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स के अंदर हमने पढ़े थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, आरआरबी क्या होते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सारी चीजें क्या है हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आज की क्लास किससे बेस्ड होने वाली है, आपकी आरबीआई पे पूरी तरीके से बेस्ड होने वाले। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आरबीआई, आरबीआई के इंपॉर्टेंट फंक्शंस, उसकी सब्सिडियरीज और उससे जुड़े उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस या कौन कौन से काम आखिर आरबीआई करता है इंडिया के लिए। ठीक है, ये टॉपिक हमारा आज कवर हो जाएगा आरबीआई। तो उसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग आज की क्लास में और क्या कवर करने वाले हैं, तो एनबीएफसीज। ठीक है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इसको भी हम लोग आज ही की क्लास में कवर करने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम। आरबीआई क्या है, तो आरबीआई सबको पता है क्या है, इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, जो कि जिसका काम बेसिकली क्या होता है कि वो कंट्रोलर और रेगुलेटर होता है किसका, पूरे बैंकिंग सिस्टम का, किसी भी कंट्री का। तो आरबीआई का भी काम क्या है कि रेगुलेट करना और क्या करना, कंट्रोल करना कि पूरे इंडिया में बैंकिंग जो है वो किस तरीके से हो रही है, बैंक अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बैंक को लाइसेंस देना चाहिए, नहीं लाइसेंस देना चाहिए, बैंक ऐसा तो नहीं कोई खराब काम कर रहा है, अपने जो लोग हैं जिनसे उसने डिपॉजिट लिया है उनको चीट तो नहीं कर रहा है, उनके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो इन सब जितने भी आपके तरीके के प्रॉब्लम्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, वो सारे कौन करता है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करता है। सबसे पहले हम लोग जो है वो देखेंगे क्या है, तो क्या क्या काम है इसको पहले शॉर्ट में देखेंगे। इशू करना, सप्लाई करना किसकी, इंडियन करेंसी की। तो ये तो क्या है आपका मेन काम ही है। ठीक है, जितनी भी इंडियन करेंसी है, इंडियन जो बैंक नोट्स हैं आपके, चाहे वो 2 रुपए से लेकर के अभी तक कितने हैं 500 के नोट तक, कौन इशू करता है, आपका आरबीआई करता है। 2000 का नोट क्या हो गया है, अब बंद हो गया है, तो उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे। और इसके अलावा पूरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम जैसा मैंने बताया, इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आपका आरबीआई ही करता है। ठीक, अब पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है आरबीआई की, जो आरबीआई की एग्जिस्टेंस है, यानी कि कैसे आरबीआई एग्जैक्टली जो है वो आपका आया है। ठीक है, इसमें कुछ ईयर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है एग्जैक्टली पूरी हिस्ट्री इसकी। तो सबसे पहले जो आरबीआई को बनाने का डिसीजन लिया गया था वो किसने लिया था आपका, तो जो आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिसीजन लिया था। किसके बाद दिया था, तो जो आपकी वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, उसकी वजह से जो क्राइसिस थे उससे थोड़ा सा इंडिया को थोड़ा सा किस तरीके से उससे वो कोप अप करे, किस तरीके से इंडिया जो वर्ल्ड वॉर 1 में नुकसान हुआ है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसके लिए क्या एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी, आरबीआई को। ठीक है, कब इस बात की गई थी, तो सबसे पहले एक रॉयल कमीशन आया था 1927 में। ठीक है, क्या नाम था उस कमीशन का, रॉयल कमीशन। और इस कमीशन को हम लोग और क्या कहते हैं, हिल्टन यंग कमीशन भी इसको जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे नाम है क्या है आपका, हिल्टन यंग कमीशन। तो इसको आप रॉयल कमीशन भी बोल सकते हो, हिल्टन यंग कमीशन भी बोल सकते हो। इसने क्या किया था, बेसिकली ये प्रपोजल डाला था कि आरबीआई जैसा कोई बैंक इंडिया में होना चाहिए। कब की बात है ये, 1927 की। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब प्रपोजल तो आ गया, इसके बाद सेकंड क्या हुआ, तो 1934 में फाइनली 1927 के बाद डायरेक्टली 1934 में ये जो प्रपोजल था ये किसका रूप ले लिया, इसने एक बिल का रूप जो है वो ले लिया, कि एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी इंडिया की उस समय जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर आती थी, उसमें ये बिल की क्या की गई, पेशकश की गई कि फाइनली ये जो प्रपोजल बना था इसको फाइनली हमें क्या कर देना चाहिए, इंप्लीमेंट कर देना चाहिए और आरबीआई को पूरी तरीके से एस्टैब्लिश या स्थापित कर देना चाहिए। ठीक है, तो 1934 में क्या हुआ था, जो आपका आरबीआई एक्ट है वो आपका आया था। क्या आ गया था, 1934 में एक आरबीआई एक्ट जो है वो आया था। ठीक है, और फाइनली 1935 में जाकर के फाइनली अपना जो स्टैब्लिशमेंट है वो आरबीआई ने कर दिया। ठीक है, एक्ट कब आया, 1934 में, और फाइनली स्टैब्लिश कब हो गया आरबीआई, 1935 में। और आपको पता है 1935 के बाद 1947 में क्या हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद 1949 में क्या हुआ, आरबीआई को एक पब्लिक बैंक बना दिया गया, यानी कि आरबीआई की क्या कर दी गई,
नेशनलाइजेशन उसका कर दिया गया। ठीक है, पहले 1949 के पहले आरबीआई कैसे काम करता था, प्राइवेट बैंक था। ठीक है, तो 1949 के बाद इसको नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईयर हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला 1927 जब क्या आया, आपका प्रपोजल दिया गया, जो कमीशन आया था। इसके बाद 1934 में फाइनली एक्ट बन गया। 1935 में क्या हो गया, इस्टेब्लिश हो गया वो, और फाइनली 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, अब आरबीआई ने इंटरेस्टिंगली कई सारी कंट्रीज, यानी बेसिकली 2 कंट्रीज हैं जिसके रूप में भी काम जो है वो किया है एज अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, किस किस के लिए काम किया है, तो म्यांमार के लिए काम किया है, म्यांमार जिसको पुराना नाम क्या था इसका, बर्मा, उसके लिए भी काम किया है कुछ साल एज अ सेंट्रल बैंक। और किसके लिए किया है, तो पाकिस्तान के लिए भी काम किया है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए लगभग 1948 तक ही जो है वो काम किया है एज अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो आरबीआई अगर पूछा जाए कि इंडिया के अलावा और किस किस का सेंट्रल बैंक रहा है, तो म्यांमार का भी रहा है और पाकिस्तान का भी रह चुका है। ठीक है, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर ठीक है, पता होना चाहिए। चलो, तो इतना क्लियर हुआ, हिस्ट्री क्लियर हुई पूरी। अच्छा, पहले क्या था, इसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो भी कहाँ थे आपके आरबीआई के, तो सबसे जब आजादी के पहले, काफी पहले जो है, जो आरबीआई के हेडक्वार्टर्स थे वो कहाँ थे आपके, तो कैलकाटा में थे, यानी कि कोलकाता में थे। और अब कब कहाँ हो गए हैं आपके, तो मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो शिफ्ट कर दिए गए थे। ठीक है, तो इस समय करेंटली कहाँ है, हाँ, पहले कलकत्ता में थे, अब कहाँ है करेंटली, अभी भी मुंबई में आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आरबीआई का पूरा ऑर्गेनाइजेशन या पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है, आरबीआई में मैनेज किस तरीके से काम जो है वो करे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। अब कैसे किया जाता है, तो आरबीआई को कैसे मैनेज करता है, तो एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी एक टीम है जो कि आरबीआई के सारे फंक्शंस को मैनेज करने का काम जो है वो करती है। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसमें टोटल 21 मेंबर्स आपके हैं। तो अगर पूछा जाए आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं आपके, तो 21, टोटल 21 मेंबर्स हैं इस बोर्ड में, जिसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है गवर्नर शामिल है, जो आरबीआई मेन गवर्नर होता है, जिसका जो साइन होता है किस पे होता है, करेंसी नोट्स पे होता है। ठीक है, इस समय कौन है आरबीआई का लेटेस्ट गवर्नर करंट में, तो शक्तिकांत दास। बिल्कुल, शक्तिकांत दास क्या है इस समय करंट इंडिया के आरबीआई के गवर्नर हैं। तो गवर्नर और कौन होता है किस लोगों में, तो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होंगे उसके अंडर में जो काम करेंगे, 4 डायरेक्टर्स होंगे और 4 लोकल बोर्ड्स के होंगे, जो कि 4 साल जो है 4 टर्म के लिए जो है वो 4 साल के टर्म के लिए लगातार जो है वो काम करते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी लोग होते हैं आपके, ये तो लोग होते ही हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट भी जो है वो अपने लोगों को अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है। और जितने भी आपके 31 मान के चलिए 31 आपके टोटल ऐसी रीजनल सेंटर्स हैं, उनमें से भी लोगों को जो है वो लिया जाता है इस 21 मेंबर्स में। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके अलावा तो मैं बता ही चुकी हूँ कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस है वो कहाँ है आपका, मुंबई में है। और एक बार और याद रख सकते हो कि गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर है वो कितने टर्म के लिए, कितने टेन्योर के लिए रहते हैं, तो 5 साल के लिए ही आपका रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत है इस स्लाइड में, चलो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि आरबीआई की कौन कौन सी फुली ओन्ड सब्सिडियरीज हैं, यानी कि आरबीआई की सब्सिडियरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, सब्सिडियरी क्या होता है, आपने हो सकता है अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज, यानी कि क्या होती है, बड़ी कंपनी होती है, उसके अंडर कुछ छोटी छोटी कंपनीज जो है वो काम कर रही होती हैं, लेकिन पूरी ओनरशिप किसकी होती है, उस बड़ी कंपनी की, यानी कि उस होल्डिंग कंपनी की होती है। ठीक है, तो यही क्या है, आरबीआई क्या है, एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ा बैंक है, उसके अंदर क्या है, कई सारे 4 इंपॉर्टेंट जो है वो सब्सिडियरीज काम कर रही हैं। ठीक है, जिसकी फुल ओनरशिप किसके पास है, आरबीआई के पास ही है। तो ये 4 कौन कौन सी हैं इसको देखते हैं, ये 1 2 3 4। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, बस नाम पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या काम जो है वो करता है।
ठीक है। अब सबसे पहला जो है आपका नाम है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि रिबिट। क्या नाम है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। काम क्या है इसका? तो इसका बेसिकली काम क्या है कि आरबीआई के जितने भी आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको संभालने का काम किसका होता है? रिबिट का होता है। ठीक है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड आरबीआई जितने भी काम कर रहा है, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है, डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड काम कर रहा है, उन सबको संभालने का काम कौन करेगा? रिबिट ही करेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी कि DICGC। इसका काम बेसिकली क्या होता है? इसका काम होता है क्या प्रोवाइड करना? इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। किसको? जो आपके डिपॉजिटर्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जो लोग होते हैं वो अपना पैसा जमा कर देते हैं बैंक में, लेकिन बैंक क्या हो जाता है? बैंकरप्ट हो जाता है, कहता है हम आपको पैसे नहीं लौटा पाएंगे। तो उस केस में जो डिपॉजिटर्स होते हैं, आम जनता होती है, उसके पैसे का नुकसान हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आरबीआई की ये जो आपकी DICGC है ये काम करती है और इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि अगर कभी भी कोई बैंक क्या होगा? बैंकरप्ट होगा तो कुछ % पैसा जो है वो आरबीआई पे करेगी उसके डिपॉजिटर्स को। ठीक है, तो इंश्योरेंस के तौर पे काम करती है। और अगर कभी भी किसी बैंक को कोई प्रॉब्लम होगी, लोन चाहिए होगा, बोरोइंग्स चाहिए होंगी, तो क्रेडिट गारंटी का भी काम ये करती है। ठीक है, तो इंडिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम में आम जनता का भरोसा बना रहे, इसके लिए DICGC लगातार काम जो है वो आपकी करती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आप समझ लीजिए, एक बार बैंक आम जनता को का भरोसा हट गया कि सारे बैंक्स बेकार हैं, तो क्या होगा? पूरा बैंकिंग सिस्टम इंडिया का फेल हो जाएगा। सारे लोग क्या करेंगे? बैंकों से जाकर के अपना पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि बैंक कभी भी बंद हो जाएंगे और हमारा सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? तो वही अलग अलग मिंट्स ओपन करना, जिसमें क्या होंगे? आपकी करेंसी इशू जो है करी जाएगी, इसे कहते हैं नोट छापना। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी थर्ड सब्सिडियरी का यही काम है। ठीक है, दो जगह पर आपके बेसिकली मेजर है जहां पर आपकी ये मिंट जो है वो बनाए गए हैं। एक मैसूर में है और एक आपका वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में भी एक जगह है, आई थिंक सेलबोनी करके जगह है, हाँ ऐसे ही करके कुछ जगह है, जहां पर क्या है? ये अलग अलग मिल्स हैं जो मैंने नोट्स बताए हैं वो इशू करे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आखिरी क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। तो इसका भी काम क्या है? आपके पहला यानी कि रेबिट के जैसा ही है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और जितनी भी टेक्नोलॉजी और एलाइड सर्विसेज, उससे जुड़ी हुई सर्विसेज जितनी भी होती हैं, इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका IFTAS करता है। जैसे कि आपकी जो RTGS होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो गया, आपका नेफ्ट हो गया, तो इन सबको मैनेज करने का काम जो है बेसिकली आपका इसका हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? 4 मेजर सब्सिडियरीज हैं आरबीआई की। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे चलें फिर जल्दी से। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं मेजर फंक्शंस या मेजर कौन कौन से काम आपका आरबीआई जो है वो करता है। ठीक है, मेजर काम कौन कौन से हैं तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है और सबसे मेन काम क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आना। पूरी कंट्री का, इंडिया का किसका काम है? आपकी आरबीआई का ही है। तो उसका काम क्या है आपका? मॉनेटरी पॉलिसी। इसको हम लोग डिटेल में भी आगे अभी पढ़ेंगे, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे आपकी काम करती है, कैसे क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये करेंगे। इसके बाद सेकंड फंक्शन क्या है? वही इशू ऑफ पेपर करेंसी। पेपर करेंसी याद रखना, पेपर जो करेंसी होती है उसको इशू करने का काम किसका होता है? आपका आरबीआई का ही है। लेकिन जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, वो आरबीआई इशू नहीं करता है। वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। और जो 1 रुपए का नोट होता है वो भी कौन करेगा? आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करेगा। 2 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक कौन करेगा? आपका आरबीआई करेगा। और सिक्के कौन करेगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही करेगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे चलें। थर्ड क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब चाहे वो आपकी केंद्रीय सरकार हो, चाहे वो आपके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सभी के लिए बैंक का काम कौन करता है? आपका आरबीआई ही करता है। आरबीआई क्या है? एक तरीके का एजेंट है। टैक्स का पैसा सरकार ने जमा किया, कहां जाएगा? डिपॉजिट होगा
आरबीआई के अकाउंट में जाकर के जमा होगा। सरकार को लोन चाहिए तो कहां से जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी लोन लेने के लिए। ठीक है, तो ये सब बैंकर के तौर पे कौन काम करता है, आपका आरबीआई ही काम करता है। ठीक है, कोई लोन लेना हो, किसी को कोई पेमेंट करवानी हो, एक राज्य सरकार को दूसरी राज्य सरकार को पेमेंट करना हो, कैसे सेटलमेंट होगा, आरबीआई के अकाउंट से ही होगा। ठीक है, केंद्र सरकार का भी अकाउंट होता है और सारी की सारी गवर्नमेंट होती हैं स्टेट की, उनका भी अकाउंट आरबीआई के पास ओपन होता है। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट जल्दी से देखें, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। वही बात है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करने का काम और रेगुलेट करने का काम किसका है, आरबीआई का ही है। ठीक है, और जरा जाने की जरूरत नहीं है इसमें। और बैंकर ऑफ बैंक्स, यानी कि वही बैंक का भी बैंक कौन है, आपका आरबीआई है। तो सरकार का भी बैंक वही है और जितने बैंक्स हैं उनका भी बैंक कौन है, आरबीआई ही है। ठीक है, और क्या, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी कि जब बैंक के पास कोई इशारा नहीं रह जाता है, कहीं से पैसा नहीं मिलता है, तो लास्ट आपका जैसे कहते हैं कि लास्ट मौका कहाँ है, आरबीआई के पास ही है, लास्ट रास्ता जहां से बैंक्स जाकर के मदद ले सकती हैं। ठीक है, आखिरी क्या है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जितना भी है इंडिया का, गोल्ड के रूप में हो, चाहे सिक्योरिटीज के रूप में हो, चाहे किसी भी और रूप में हो, करेंसी के रूप में हो, वो सारा किसके पास रहेगा, आरबीआई के पास ही वो रहेगा। और रुपी का एक्सचेंज रेट दूसरी करेंसीज के मुकाबले बैलेंस बना के रखना, मेंटेन करके रखना, ये भी किसका काम है, आरबीआई का ही काम है। ठीक है, एक डॉलर की कीमत कितनी हो जाए, अगर 80 रुपीज से ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो क्या होगा, उसको कौन करेगा बैलेंस दोबारा से, आरबीआई ही उसको मैनेज करेगा। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैनेज करना और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी मैनेज करना आरबीआई का ही काम है। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, वैसे ये सब चीजें ऐसी हैं कि पढ़ चुके हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें जो है वो नहीं होने वाली है। ठीक है, इसीलिए कई सारी चीजें एक साथ रखिए, जाके जल्दी जल्दी हम लोग उसको जो है वो कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अब रेगुलेटरी फंक्शंस करेंगे, जैसे मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी हमें डिटेल में पढ़नी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी हम आज पढ़ेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो इंडिया में ये मेक श्योर करना कि प्राइजेस स्टेबल रहें। क्या रहे, प्राइजेस जो है वो दाम अलग अलग चीजों के वो क्या रहे, स्टेबल रहे। बहुत अचानक से सारी चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा महंगी ना हो जाए या बहुत ज्यादा सस्ती ना हो जाए, इस सिचुएशन से बचने के लिए और प्राइजेस को एक जैसा यानी कि स्टेबल बनाने के लिए आरबीआई क्या लेके आता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लेकर के आता है, जिससे कि इंडिया को ना ही इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन झेलना पड़े और बहुत ज्यादा डिफ्लेशन की सिचुएशन भी इंडिया में ना आए। ठीक है, और इससे बचने के लिए क्या करता है वो, तो इंडिया में क्रेडिट कंट्रोल का काम वो करता है, यानी कि वो ये देखता है कि क्रेडिट लोगों के पास कितना जा रहा है, बैंक्स कितना क्रेडिट लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, मनी सप्लाई किसी भी यानी कि इंडिया में कितना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा मनी सप्लाई होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, जितना कम मनी सप्लाई होगा उतना कम आपका इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। तो वही बात है कि किसी भी कंट्री में या पर्टिकुलरली इंडिया में मनी सप्लाई ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। तो बैलेंस कौन बनाएगा, आरबीआई ही बनाएगा। ठीक है, चलो अब कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करता है वो इन सब चीजों करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, डिफ्लेशन से बचने के लिए, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। तो आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कई बार पढ़ा हुआ क्वांटिटेटिव मेथड्स और दूसरे कौन से हैं, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, तो इन दो कैटेगरीज में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करके जो आरबीआई है इस क्रेडिट को कंट्रोल करता है या मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, यहां पर डायरेक्टली आरबीआई का काम क्या है कि सीधे सीधे क्वांटम या क्वांटिटी, कितनी मात्रा में जो फंड है या क्रेडिट है
वो लोगों के पास है, इसको डायरेक्टली क्या कर लेना, कंट्रोल कर लेना, उस क्वांटिटी को ही, कितनी मनी सप्लाई होगी, इस मात्रा में होगी कि इस मात्रा में होगी, तो उसके लिए क्या है आपके क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो होते हैं, जो कि सीधे सीधे क्वांटिटी पर अपना असर जो है वो डालेंगे। देखते हैं कि करें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है इसके। सबसे पहला कौन सा है आपका, रेपो रेट। ठीक है, क्या है रेपो रेट, पढ़ा है सभी ने यहाँ रेपो रेट, ठीक है, कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, रिवाइज कर लेते हैं। तो रेपो रेट क्या है, एक ऐसा रेट जिस रेट पर आरबीआई क्या करता है, लेंड करता है मनी, किसको, आपके कमर्शियल बैंक्स को। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, मान लीजिए कोई बैंक है, उसको पैसे की जरूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, उसने जाकर के लोन मांगा, आरबीआई ने उसको रेपो रेट पर क्या दे दिया, अपना लोन जो है वो दे दिया, पैसे उसको जो है वो दे दिए। तो ये क्या हो गया आपका रेपो रेट जो है वो हो गया। ठीक है, अब रेपो ऑपरेशन क्या करते हैं, या तो लिक्विडिटी आप कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे, या तो लिक्विडिटी सारी ये कर सकते हैं, वो एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा आपका इन्फ्लेशन हो रहा है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, रेपो रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि बढ़ा दिया जाएगा। एक बार रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक से कर पाएंगी, ज्यादा लोन लेंगी, तुमको ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो इसलिए हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, उनको लगेगा लोन नहीं लेना चाहिए, और बैंक लोन नहीं ले पाएंगी तो उनके पास क्रेडिट की कमी हो जाएगी, और ओवरऑल मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसका जैसा पोस्ट डिफ्लेशन में किया जाता है, जब डिफ्लेशन सिचुएशन होती है तो रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा, किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्रेडिट कंट्रोल, मनी सप्लाई, इससे कैसे जो है इन्फ्लेशन बढ़ता है, कैसे डिफ्लेशन होता है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो हो कंफ्यूजन तो फिर मैं एक बार इसको बता दूंगी। ठीक है, बता देते हैं ना, नहीं तो फिर ऐसा ना हो ना कि वो छूटता रह जाता है फिर। चलो एक बार सुन लो शॉर्ट में कि कैसे काम करता है आपका ये पूरा सिस्टम। देखो क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया में क्या है, दो तरीके के लोग हैं, एक होते हैं आपके जो इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो आम जनता है, ठीक है, जो कि आपको क्या करती है, पैसे अपने जमा करती है, अलग जगह सेव करती है, उसको जगह काम करती है। दूसरी क्या होती है, कंपनीज होती हैं, जिनका काम क्या होता है, प्रोडक्ट्स बनाना और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। ये क्या होते हैं आपके दूसरे लोग होते हैं। तो कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि मान लीजिए कंपनीज के पास पैसों की कमी हो गई है, वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बना पा रही है, तो वो क्या करेंगी, बैंक के पास जाएंगी। ठीक है, वो जाएंगी किसके पास, बैंक के पास, कि हमें लोन दे दो, हमें लोन जो है वो चाहिए, कि हमारे पास क्या है, मनी की कमी हो गई है। अब बैंक्स क्या देंगे, अगर बैंक के पास पैसा होगा, ऑलरेडी मनी होगा तो वो दे देंगी, अगर बैंक के पास भी पैसा नहीं होगा तो वो किसके पास जाएंगी, आरबीआई के पास जाएंगी और कहेंगी हमें लोन दे दो। बैंक कहेंगे कि हमें लोन दे दो ताकि हम लोन फाइनली किसको दे सकें, कंपनीज को दे सकें। तो आरबीआई अगर उसको लगेगा कि हाँ ठीक है दे देना चाहिए, तो आरबीआई लोन किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। बैंक पलट के लोन किसको दे देगा, आपकी कंपनीज को दे देगा। जैसे ही इसके पास पैसा आएगा, ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बनाना शुरू कर देगा। तो किसी पास क्या आ गया है, अब पैसा जो है वो आना शुरू हो गया है। इससे क्या होगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज होंगी तो इससे क्या होगा, सीधे सीधे जहां वो 100 यूनिट बना रहा था, अब वो बना करके 200 यूनिट बनाना वो शुरू कर देगा। अब 200 यूनिट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए होता है, तो वो और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर देगा। एम्प्लॉयमेंट जैसे ही बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लोग और रोजगार लोगों को मिलेगा, तो इससे क्या होगा, लोग और ज्यादा कंजम्पशन करना शुरू कर देंगे और डिमांड करने लगेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, और इससे क्या होगा, फाइनली दोबारा से डिमांड कंपनीज के पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल जो है वो चलता रहता है। तो यही क्या है, पूरा सिस्टम है कि अगर ज्यादा क्रेडिट होगा, अब वही बात है, अगर बैंक ज्यादा क्रेडिट देंगी कंपनीज को तो उससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, वैसे वैसे क्या होगा, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है, जैसे डिमांड बढ़ी वैसे ही क्या बढ़ जाएगा, प्राइस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी होती है। तो इसी वजह से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन आपकी जो है वो आती है। तो कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसी क्रेडिट को कौन मैनेज करता है, आपका आरबीआई कंट्रोल जो है वो करता है। कितनी मात्रा में आरबीआई क्रेडिट देगा बैंक को, तो उतनी मात्रा में तो बैंक्स कंपनीज को दे पाएंगी। तो यही मैनेज करने का काम किसका है, आपका आरबीआई का है, थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब तो जहां पर भी लिखा हो फ्लो ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट कंट्रोल, तो आपके माइंड में थोड़ा सा आ जाएगा कि कैसे क्रेडिट कंट्रोल एग्जैक्टली में
हो रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है, वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज करता रहता है। जैसे कि कभी रेपो रेट जैसे 6% पे, आई थिंक एग्जैक्टली 6 पॉइंट कुछ पे जो है वो इस समय चल रहा है। ठीक है, पर वो टाइम के हिसाब से अपना कम ज्यादा जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, इस समय कुछ 6% चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट 3.3 कुछ चल रहा है, तो ऐसे ही आपका चलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका जस्ट उल्टा, क्या, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये बेसिकली ऐसा रेट है जिस रेट पर आरबीआई बोरो कर रहा है मनी, किससे, आपके कमर्शियल बैंक से। ठीक है, आरबीआई को लग रहा है बहुत सारा पैसा आ गया है बैंक के पास, वो बहुत सारा क्रेडिट दे रहे हैं, हमें इससे बचना चाहिए, तो वो क्या करेगा, आरबीआई कहेगा हमें पैसे जो है वो दे दो, हमारे पास इन्वेस्ट कर दो, हम आपको इसके बदले में क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो वो इंटरेस्ट ही क्या है, रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, यही क्या है, जैसा आपका उल्टा है। तो रिवर्स रेपो रेट कैसे काम करता है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो करता है, कि जो बहुत सारा पैसा आ गया है बैंक के पास, उस सारे पैसे को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, रिवर्स रेपो रेट करेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है? चलो आगे चलें। और एक बात और हमेशा याद रखना, रेपो रेट हमेशा ज्यादा रहेगा रिवर्स रेपो रेट के। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो जाए और रेपो रेट कम हो जाए। ठीक है, तो हमेशा जो आपका रेपो रेट होगा वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा आरआरआर से। ठीक है, चलो आगे चले। बेस रेट, बेस रेट का कॉन्सेप्ट अब बेसिकली चेंज हो गया है, फिर भी एक बार देख लो। बेस रेट क्या होता है, बेसिकली मिनिमम रेट या मिनिमम रेट, जहां पे भी रेट लिखा हो वहां सीधा समझना इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बेस रेट बेसिकली क्या होता है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है, जिस पर आरबीआई कहता है कि इससे कम तो इतना मिनिमम इंटरेस्ट तो आपको जो है वो वसूल करना ही है अपने कस्टमर से। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मतलब जो है कि कस्टमर्स को जो है आपने क्या कर दिया कि बहुत सारा पैसा लोन पे दे दिया और कहा कि हम आपसे इंटरेस्ट तो बहुत कम वसूलेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, कस्टमर्स को जब पता होगा कि इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है तो वो ज्यादा लोन लेने लगेंगे। तो ये ऐसा ना हो, बैंक्स जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम ना करते चले जाए, इसके लिए एक मिनिमम बेस रेट जो है वो सेट किया जाता है कि इससे कम आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यही क्या है, आपका बेस रेट है। चलो अब ये बेसिकली बदल गया है, बेस रेट चेंज होकर के मार्जिनल कोई लेंडिंग रेट होता है, मार्जिनल लेंडिंग रेट, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका आ गया है। ठीक है, तो अब ये बेस रेट का नाम ही वैसे चेंज हुआ है, काम यही सेम जो है वो कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका बैंक रेट, जहां रेपो रेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कि जिस रेट पर आरबीआई लोन देगी किसको, कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, तो यही क्या है आपका बैंक रेट के लिए काम करेगा, ये शॉर्ट नहीं है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका बैंक रेट है, जस्ट कैसे काम करता है, रेपो रेट के तौर पर ही जैसे वो काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, नेक्स्ट क्या है आपके, ओपन मार्केट ऑपरेशन। एक बात छोटी सी बात है वो और समझ लो कि अगर कहीं पे लिखा हो कि ये रेपो रेट और ये रिवर्स रेपो रेट किसके अंडर आते हैं, तो ये आपके अंडर आते हैं किसके, LAF के, यानी कि लिक्विडेशन एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर का जो है ये आपके आते हैं। ठीक है, ये आपका रह गया था, वही मैं सोच रही थी। ठीक है, क्या है आपका, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या आएंगे आपके रेपो रेट और आपका रिवर्स रेपो रेट जो है वो आपका आता है। ठीक है, एडजस्टमेंट फैसिलिटी, क्योंकि ये फैसिलिटी तो देता है आपके बैंक्स को कि वो अपनी लिक्विडिटी किस तरीके से मैनेज जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका LAF है। इसके अंदर कौन कौन आएंगे, आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट।
चलो इसके बाद एक ऐसे ही आपका LF है, एक होता है आपका MAF, मार्जिनल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, एक ये आपका काम करता है, ये आपका शायद आपने पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, चलो मार्जिनल एडजस्टमेंट नहीं है, ये क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। पता नहीं मैंने इसको आगे किया है कि नहीं किया है, एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार। हाँ किया है, चलो तो ठीक है, तो फिर इसको तभी पढ़ेंगे जब इसके बारी आए। चलो हाँ, आप देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपका क्या होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय सेल करना या उसका परचेज करना आरबीआई के द्वारा क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। जब आरबीआई ये करती है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को बेचने का काम कर देती है मार्केट में, खरीदने का काम कर देती है मार्केट में, तो वो क्या कर रही होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो है वो कर रही होती है। अगर बहुत ज्यादा क्या हो गया है, आपका इन्फ्लेशन हो गया है और सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गई है, आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस केस में क्या होगा, आरबीआई क्या करेगी, परचेज जो है वो करने का काम जो है वो करेगी। ठीक है, और नहीं एक सेकंड उल्टा बोल दिया मैंने, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो उस केस में क्या किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा जो है वो सेल किया जाएगा। ठीक है, ये उस तरीके से लिखा हुआ है, उल्टा बोला, जब सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा, और वो जब वो बेचेगा तो खरीदेगा कौन, बैंक खरीदेंगे उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, और जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब जो है वो हो जाएगा, और फाइनली ये जो एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है ये भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। इसी के जस्ट अपोजिट, अगर सप्लाई ऑफ मनी क्या हो गई है, कम हो गई है, डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई है, तो उस केस में क्या होगा, आरबीआई जो है वो परचेज करने का काम जो है वो करेगा। ठीक है, क्योंकि जब आरबीआई परचेज करेगा बैंक से कि सिक्योरिटीज हमें दे दो, तुम्हारी सिक्योरिटीज परचेज करेगा और आरबीआई से बदले में पैसा देगा किसको, बैंक्स को। बैंक के पास पैसा आ गया, उनके पास सप्लाई ऑफ मनी आ गई, उससे फाइनली क्या होगा, डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है इस तरीके से काम करता है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, कि कब सेल होगा, कब परचेज होगा। ठीक है, चलो आगे चलें। अब वही बात करनी थी हमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी 2011-12 में आई थी, तब बेसिकली आपका ये लाया गया था, किसके लिए है, जब ओवरनाइट पैसा चाहिए हो बैंक्स को। ठीक है, कि आज बहुत जरूरत है, आज बिल्कुल ऐसी हालत हो गई है कि हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, या हमारे पास जितना हमें रिजर्व रखना होता है उससे नीचे पैसा चला गया है, हमें ओवरनाइट बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी पैसों की, तो उसके लिए जो फैसिलिटी है बैंक के पास वो किसकी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की है। यानी कि इस रेट पर क्या कर सकता है, आपके जो बैंक्स होते हैं वो ओवरनाइट यानी कि सिर्फ एक रात के लिए पैसा जो है वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। उन्हें नेक्स्ट डे क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तो बहुत छोटे टाइम के लिए, सिर्फ एक रात के लिए जब पैसे बोरो करने होते हैं बैंक्स को, तो वो इस फैसिलिटी का इस्तेमाल जो है वो कर सकती है। ठीक है, बहुत छोटे टाइम के लिए। जहां एलएएफ हमने पढ़ा था वो किसके लिए था, शॉर्ट टाइम के लिए था। ये क्या है, सिर्फ एक ही रात के लिए होता है। ठीक है, एक दिन या एक रात आप ऐसा जो है इसको कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज है कि एमएसएफ हमेशा क्या होता है, 1% ज्यादा होता है किससे, रिवर्स रेपो रेट। यानी कि अगर इस समय जो आपका रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.35%, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट कितना चल रहा होगा, 4.35%। ठीक है, यही चीज आपकी इसमें है। ठीक है, तो एमएसएफ कब आपका आया था, इम्प्लीमेंट कब हो गया था आपका, तो 9 मई 2014 को ये फाइनली आपका इम्प्लीमेंट जो है वो हो गया था। तो अभी भी इसके पास फैसिलिटी आपकी बैंक के पास है। ठीक है, चले आगे, समझ आया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओवरनाइट के लिए होता है, एलएएफ किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, चलो आगे आगे चलते हैं। और कौन कौन से तरीके हैं, कैश रिजर्व होगा, एसएलआर होगा, फिर हम क्वालिटेटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्या है, सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो।
अब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ फंड हैव टू कीप विद आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, ऐसा डायरेक्शन देता है ना कि इतना पैसा आपको हमारे पास रखना पड़ेगा। आपके पास जितने भी डिपॉजिट्स आ रहे हैं, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट के तौर पर आ रहे हों, टर्म डिपॉजिट के तौर पर आ रहे हों, चाहे कैसे भी अपने पास पैसा आ रहा है, उसका कुछ हिस्सा या कुछ परसेंटेज आपको हमेशा हमारे पास जो है वो रखना पड़ेगा कि कल को आपके पास कोई दिक्कत आ जाए, आप लोगों को पेमेंट रीपेमेंट ना कर पाओ, तो उस केस में हम आपकी मदद जो है वो डायरेक्टली कर सकें। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आरबीआई के द्वारा ये डायरेक्शन दिया जाता है कि आप कुछ परसेंट अपने डिपॉजिट्स का हमारे पास रखो, ठीक है। और वही बात है, कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, जब उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा तो वो इस रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा कि अब ज्यादा पैसा हमारे पास रखो। और जब उसे इन्फ्लेशन को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा या डिफ्लेशन को कम करना होगा, तो इसी सीआईआर को कम कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? चले आगे, चलो आगे चले। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या है, अब ऐसे एसेट्स, ऐसे लिक्विड एसेट्स जिनको आरबीआई कहता है कि ये तो आपके पास हमेशा रहने चाहिए। किसके पास रहने चाहिए, कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना है, ठीक है। ये आरबीआई को नहीं जमा करना है पर अपने पास रखना है। आप ये एसएलआर का जो हिस्सा है, ये लोगों को आप लोन के तौर पर नहीं दे सकते हो। किसी भी समय इतना रेशियो, इतना रिजर्व, इतने लिक्विड एसेट्स आपके पास हमेशा मौजूद होने ही चाहिए कि फ्यूचर में कोई लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप उसे अपने आप ही डील कर पाओ। तो ये क्या है, आपके लिक्विड एसेट्स हैं। अब जहां सीआरआर में सिर्फ कैश रखा जाता था, एसएलआर में कैश भी रख सकता है बैंक अपने पास, गोल्ड भी रख सकता है और अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज भी रख सकता है। ये अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज क्या होती है, तो कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज, कोई भी ऐसा बॉन्ड जिस पर पूरा हक, पूरी ओनरशिप किसकी है, सिर्फ और सिर्फ बैंक्स की है, ठीक है। और कोई इस पर कोई क्लेम नहीं कि बैंक का खुद का ओन्ड क्या हो, कोई सिक्योरिटीज हो, कोई बॉन्ड वगैरह हो, तो क्या होती है, अनइनकम्बर्ड आपकी कहलाई जाती है। तो एसएलआर के रूप में बैंक अपने पास एक मिनिमम परसेंटेज कैश का, गोल्ड का या इन सिक्योरिटीज का रख सकता है, ठीक है। जितना भी आरबीआई ने डायरेक्ट किया है उतना रखना जरूरी है, उसके नीचे कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं चीज बता चुकी हूँ कि एसएलआर के केस में क्या किया जाता है, सिक्योरिटीज बैंक के खुद के पास रखी जाती हैं और सीआरआर के केस में किसके पास रखी जाती हैं, आरबीआई के पास रखी जाती है। तो ये क्या है, डिफरेंस है सीआरआर में और एसएलआर में, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। सीआरआर किसके पास, बैंक के पास, और एसएलआर किसके पास, खुद के पास, ठीक है। चलो, तो ये क्या थे आपके इंस्ट्रूमेंट्स या मेथड्स थे जिनकी मदद से क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि क्रेडिट की कितनी क्वांटिटी होगी पूरी इकोनॉमी में, इसको मैनेज किया जाता है। कोई कंफ्यूजन है किसी में भी इसमें? चलो आगे चले, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके क्वालिटेटिव, या इसको हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। तो अब जहां क्वांटिटेटिव में ये देखा जाता है कि किस मात्रा में क्रेडिट दिया जाएगा, कितनी मात्रा में जाना चाहिए मनी, कितनी मात्रा में क्रेडिट बैंक्स दे, यहां पर ये देखा जाता है कि कहां, कौन से सेक्टर में कितना बैंक में पैसा जो है वो जाना चाहिए, या क्रेडिट का हम डायरेक्शन किस तरफ मूव करें कि यहां ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए कि यहां ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए। तो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए क्रेडिट की, ये आपके कहां डिसाइड किया जाता है, क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में किया जाता है। एक और आप इसको और हम थोड़ा आसान भाषा में समझें तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि डायरेक्ट एक्शन ले लेना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की तरफ, और क्वालिटेटिव मतलब क्या है, थोड़ा सा ढीला हाथ रखना, जैसे कहते हैं ना कि बस जेंटल तरीके से कोशिश करना कि हम हमारा जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, ठीक है, क्वालिटेटिव तरीके से। तो अब कौन कौन से तरीके हैं आपके क्वालिटेटिव में जो आते हैं, सबसे पहला आपका जो है वो क्या है, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये क्या है आपका सबसे पहला तरीका है किसका, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का। अब इसे क्या होता है आपका, देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बेसिकली होती हैं, अगर आप आज लोन लेने जाओ, मान लीजिए आपको लोन लेना है 10 लाख रुपए का, ठीक है, तो उसके बदले में आपसे जो बैंक होगा वो आपको फ्री में तो लोन दे नहीं देगा, उसके बदले में आपसे कोलेटरल रखवाएगा कि इतने का कोलेटरल रखो तब हम आपको लोन देंगे। तो मान लीजिए आपने जो कोलेटरल रखा बदले में, वो रखा कितने का, 12 लाख रुपए का,
तो अब यही जो डिफरेंस है 12 लाख का अगर कोलेटरल रखोगे तो 10 लाख का लोन मिलेगा। तो जो 2 लाख रुपए हैं, ये डिफरेंस, यही क्या है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट का आपका होता है। ठीक है, अब इसी मार्जिन को यानी कि इसी डिफरेंस को अगर तो आरबीआई क्या कहे बढ़ा दे कि अब आपको 10 लाख का, अगर आपको किसी भी कस्टमर को 10 लाख का लोन चाहिए तो 12 लाख नहीं रखने पड़ेंगे, आप सीधे सीधे 15 लाख रखने पड़ेंगे, यानी कि 5 लाख ज्यादा का मार्जिन देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा भाई, कस्टमर सोचेंगे कि हम कहाँ से लेके आए 15 लाख का कोलेटरल, तो वो कोशिश करेंगे कि हम लोन ना लें। तो इसे ऐसे ही किया जाता है, मैनेज किया जाता है। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो इस मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है, और जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है तो इसी मार्जिन को घटा दिया जाता है। क्लियर हुआ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे चलें। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट की राशनिंग कर देना। क्या है? क्रेडिट की राशनिंग कर देना, यानी कि अमाउंट फिक्स कर देना कि कोई भी पर्टिकुलर बैंक कितना क्रेडिट एक साल में, एक महीने में दे सकता है, या एक वीक में, एक हफ्ते में दे सकता है। ये कर देना, क्रेडिट की राशनिंग जो है कर, जैसे राशन आपको मिलता है ना कि इतने इतने अमाउंट पे इतना ही किलो चावल मिलेगा, इतना ही किलो जो है वो आपको गेहूं मिलेगा, इससे ना ज्यादा मिलेगा ना इससे कम मिलेगा। तो ऐसे ही क्रेडिट की भी राशनिंग कर देना हर एक पर्टिकुलर बैंक के लिए कि इतने से इतने बैंक हैं, ये इतना ही दे सकते हैं क्रेडिट, इससे ज्यादा क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। ये सब क्या है आपका तरीका होता है क्वालिटेटिव स्टडी का या क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का। नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, जिसको हम DIR भी आपका बोल सकते हैं। क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना। अब आरबीआई क्या करे, इसे मैंने क्वालिटी में बताया था, यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि किसको कितना देना है, किस सेक्टर में कितना लोन जाना चाहिए, किस सेक्टर में लोन नहीं जाना चाहिए। तो इसी के लिए क्या किया जाता है, आरबीआई क्या करता है, कुछ सेक्टर्स बना देता है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स जहां पे लोन ज्यादा देना चाहिए, फिर आपका वीकर सेक्टर्स जहां पे ज्यादा लोन देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी काम बिना लोन के भी चल रहा है उन कंपनीज का। तो जब ये डिसाइड कर दिया जाता है और अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट सेट कर दिए जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट कहलाता है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, मॉरल पर्सुएजन, यानी कि जिसे कहते हैं ना आरबीआई के द्वारा प्यार समझाना कि मत दो क्रेडिट, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, तो मॉरली समझाना लोगों को, बैंक्स के को कोशिश करना, बैंक्स को बार बार रिक्वेस्ट करना कि प्लीज आप उतना लोन मत दीजिए, या कुछ उनको बताना कि सिचुएशन ऐसी चल रही है, सेमिनार्स वगैरह करवाना। तो ये सब क्या है, मॉरल पर्सुएजन में आपका आ जाएगा। ठीक है, सो कई कई जगह मॉरल पर्सुएजन भी कहते हैं या मॉरल पर्सुएजन एक ही चीज है। लास्ट क्या है, डायरेक्ट एक्शन, यानी कि बैंक के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन जो है वो ले लेना। समझाया था, नहीं माने, बैंक्स फिर भी लोन दिए जा रही हैं और ऐसे सेक्टर्स को दिए जा रही हैं जहां पर अलाउ नहीं है, जहां पर सरकार ने मना किया है, तो उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले लेना, यानी कि डायरेक्ट उनके खिलाफ कोई काम कर दे, जैसे कि उनका लाइसेंस आप कुछ टाइम के सस्पेंड कर दो, उनको कह दो डायरेक्टली कि अब आप इतने टाइम का काम नहीं कर सकते हो, या क्रेडिट पर डायरेक्टली राशनिंग लगा देना। ये सब क्या है, डायरेक्ट एक्शन में आपका आता है। ठीक है, तो सीधा सीधा कोई बड़ा एक्शन ले लेना बैंक्स के खिलाफ, क्या आ जाएगा आपका, एक क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में ही आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक यही होंगे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के भी तरीके, और तो आई थिंक कोई होगा नहीं। हाँ, और कोई नहीं है, बाकी फिर एनबीएफसी शुरू हैं। ठीक है, तो आरबीआई क्या था, यही तक था। ठीक है, आरबीआई को हम लोगों ने मेजर इसके जितने भी फंक्शन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आरबीआई के जितने मेन सब्सिडियरीज थी, आरबीआई की हिस्ट्री थी, सबको हमने कवर कर लिया है। कोई कुछ रह तो नहीं गया है आरबीआई में? जितना मुझे मिला, जितना मैंने देखा, तो उस हिसाब से मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी तो बहुत ज्यादा जाओ तो फिर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी भी बनती है, उसमें भी मेंबर्स होते हैं, पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग बैंक की तैयारी करते हैं वो लोग इतना ज्यादा डीप में जाकर के पढ़ते हैं। ठीक है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना क्या है, मोर देन इनफ आपके लिए है। ठीक है, चलो अच्छा, अगर हाँ छोटा सा कुछ है कि सबसे पहले जो आरबीआई गवर्नर थे, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और सबसे पहले जो इंडियन थे, अगर हम मान के चले पहले इंडियन गवर्नर कौन से थे, तो सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख क्या थे, पहले आपके इंडियन आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, और पहले गवर्नर की बात करें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे।
और इस तरह को पता ही है शक्तिकांत दास है। चलो फिर आगे चले, आरबीआई कवर कर लिया है, आगे चलेंगे एनबीएफसी पे, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज क्या होती हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, शक्तिकांत दास। चलो चलो चले आगे। अब देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नाम में ही आपको काफी कुछ इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। पहला क्या है, ये एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक नहीं है, ठीक है। सेकंड फाइनेंशियल, यानी कि ये है क्या, लेकिन एग्जैक्टली ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। ये क्या है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्या है, कंपनीज, यानी कि ये क्या है पूरी, ये एक कंपनी के तौर पे काम करता है, ठीक है। यानी कि अब अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर एनबीएफसी क्या है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड करना, लेकिन बिना बैंक बने, यानी कि ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक नहीं है लेकिन फिर भी बैंक जैसी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड जो है वो करवाती हैं। और ये क्या है, एक तरीके की कंपनी है। अगर कंपनी, जाहिर सी बात है, इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई होंगी, कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत क्या हुई होंगी, ये बनी होंगी, या उसके अंतर्गत ये जो है इनकी स्थापना जो है वो करी गई होगी, ठीक है। तो कहाँ है ये, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत ये इनकॉर्पोरेटेड है। ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बैंक सर्विसेज तो प्रोवाइड करते हैं पर बैंक नहीं है, ठीक है। और इनमें मिनिमम नेट ओन फंड कितना होना चाहिए, तो 200 लाख क्या होना चाहिए आपका मिनिमम, आपके पास नेट फंड्स होने चाहिए अगर आपको क्या करना है, एनबीएफसी को ओपन करना है तो, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है। अब क्या क्या चीजें आती हैं, एनबीएफसी इंक्लूड, एनबीएफसी कौन कौन चीजें आती हैं, तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है जो कि क्या है आपका कंपनी है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद और कोई भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसका मेन काम क्या है, जिसका मेन काम है कि क्या करना, डिपॉजिट्स रिसीव करना, डिपॉजिट रिसीव करना, और इसके साथ साथ क्या करना, लेंडिंग करना किसी भी तरीके से, यानी लेंडिंग मतलब क्या होता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करना। तो ये सारा काम किस, तो वो क्या कहलाएगा, एनबीएफसी कहलाया जाएगा। इसके बाद क्या है, और भी कोई ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किए हों, आपके स्पेसिफाई जो है वो आपके करे हुए हो, ठीक है, किसी भी वजह से जो उन्होंने बना दिए गए हो। चलो अच्छा, आप एक बार आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर ऐसा लिखा होता है कि एनबीएफसी का काम डिपॉजिट लेना नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि डिपॉजिट लेना है। तो ये कंफ्यूजन क्यों है, ऐसा कोई दिक्कत क्यों है, तो ये बात याद रखिए कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं रख सकती हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, यानी कि वो अपने कंपनी में सेविंग खाते या नहीं खुलवा सकती हैं, ठीक है। जैसे लोग सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं ना, या करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो ये डिमांड डिपॉजिट्स एनबीएफसी ओपन नहीं करवा सकती हैं किसी भी टाइम, ठीक है। कि आप सोचो कि आज हम पैसा जमा कर दें और 10 दिन बाद जाकर के पैसा जो है वो ले आए, तो ऐसा एनबीएफसी फैसिलिटी नहीं देती है। बैंक देती हैं पर एनबीएफसी नहीं देती। वो डिपॉजिट्स लेती तो हैं लेकिन उसमें वो क्या ले सकती हैं, वो सिर्फ टर्म डिपॉजिट जमा करती हैं अपने पास। टर्म डिपॉजिट यानी कि कुछ टाइम तक पैसा एनबीएफसी के पास ही आपका रहेगा, ठीक है। जैसे आरडी एफडी के रूप में होता नहीं कि मिनिमम आप 1 साल के लिए पैसा जमा कर दो, मैक्सिमम 5 साल के लिए पैसा जमा कर दो, तो ये फैसिलिटी आपका एनबीएफसी देता है। पर डिमांड डिपॉजिट, आप सोचो सेविंग अकाउंट हम ओपन करवा दें, हम डिमांड करंट अकाउंट ओपन करवा दें एनबीएफसी के पास, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या आपको चेक की फैसिलिटी मिल जाए, ठीक है, कि चेक इशू कर दिया, चेक बुक बन गई एनबीएफसी की, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप टर्म डिपॉजिट इशू जो है वो कर सकते हो, यानी कि ऐसा पैसा जमा कर सकते हो जो कि लंबे समय तक उसी के पास रहेगा। चलो अच्छा, एक और कंफ्यूजन रहती है कि क्या एनबीएफसी, ज्यादा आपने सुने होंगे कि क्या एनबीएफसी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ही सेक्टर ओन करता है,
जैसे बजाज फाइनेंस हो गया आपका, मुथूट फाइनेंस हो गया, कोटक महिंद्रा एंड महिंद्रा आपका एक एनबीएफसी से, तो ऐसा नहीं है। सरकार के भी अपने क्या है, खुद के गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी आपके हैं जो कि लगातार काम जो है वो आपका करते हैं। जैसे कि आपका आईएफसीआई है, ठीक है, क्या है आपका, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई आपका हो गया। एलआईसी का एक हाउसिंग फाइनेंस के लिए है। तो ऐसे इंडिया के खुद के गवर्नमेंट से, सरकार के द्वारा ओन करे हुए भी एनबीएफसी। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, दोनों ही सेक्टर्स में एनबीएफसी आपके काम करते हैं। ठीक है, चले आगे। चलो अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं एनबीएफसी के, देख लेते हैं। तो वही तो बता चुकी हूँ कि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होते हैं और ना ही चेकबुक्स जो है वो आपकी इशू करी जा सकती हैं। ठीक, कोई चेक वगैरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन रेगुलेट कौन करेगा, बैंक्स की तरह रेगुलेशन आरबीआई ही करेगा। किसको, आपके एनबीएफसी को। ठीक है, तो आरबीआई ही क्या रहेगा, एनबीएफसी का भी रेगुलेटर रहेगा। ठीक है, अब वही मैंने बताया कि डिमांड डिपॉजिट तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, पर हाँ मिनिमम 12 मंथ यानी कि 1 साल से लेकर के मैक्सिमम 60 मंथ यानी कि लगभग 5 साल तक के लिए क्या किया जा सकता है, एनबीएफसी के द्वारा पैसा जो है वो जमा करवाया जा सकता है। ठीक है, देख लो फिर हम आगे बढ़ें कि आरबीआई के मेजर फंक्शंस क्या क्या है। लास्ट वही टॉपिक बचा होगा, इसको कवर कर ले जल्दी से। चलो आगे चले जल्दी से। टाइप्स ऑफ एनबीएफसी आपके कौन कौन से, या एनबीएफसी कौन कौन से तरीकों से आपके काम जो है वो करते हैं। ठीक है, अब आरबीआई ने क्या बना रखी है, कई सारी कैटेगरीज बना रखी हैं कि कौन कौन से तरीकों के आपके एनबीएफसी जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो एनबीएफसी क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं, ये से आपको पता जो है वो चल जाएगा। तो एक क्या होती है आपकी इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी होती है, यानी कि जिसका काम क्या होता है, सिर्फ लोगों को लीज पर क्या देना, अमाउंट जो है वो देना। ठीक है, कोई एसेट है उसको लीज पर देने का काम क्या हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एनबीएफसी का जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसका काम क्या है, सिर्फ कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई एसेट हो, उसको लीज पर देना। ठीक है, या तो लीज पर देना या तो उस पूरी लीजिंग एक्टिविटी को क्या करना, फाइनेंस करना। ठीक है, यानी कि उसके लिए लोन प्रोवाइड करना। कोई आपका लेसी है, उसको क्या चाहिए, लीज पर एसेट लेना है और उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या कर सकता है, इस कंपनी के पास यानी कि इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी पर जा सकता है और लोन जो है वो ले सकता है कि मुझे इस तरीके से लीज पर एसेट चाहिए तो आप मुझे लोन जो है वो दे दो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या है पहला काम, पहले कौन सा टाइप हो सकता है कि इक्विपमेंट लीजिंग। सेकंड क्या हो सकती है, एनबीएफसी आपके हायर परचेज के लिए भी काम कर सकती है। यानी कि इससे काम क्या होगा, आप मान लीजिए आपको एसी खरीदना है। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप गए किसी बड़े शोरूम में, आपने जाकर के एसी पसंद कर लिया, फिर आपने जाकर के उसको किसी एनबीएफसी से जाकर के फाइनेंस करवा लिया। यानी कि मान लीजिए बजाज फाइनेंस से आपने जाकर के उसको फाइनेंस करा लिया, यानी कि बजाज फाइनेंस ने आपके स्थान पर उस कंपनी को पैसे दे दिए। मान लीजिए आपने वोल्टास का एसी खरीदा, तो क्या हुआ, आपका जो बजाज फाइनेंस है उसने जो है वो पैसे दे दिए वोल्टास को आपके बदले पर, और आपने बजाज को मंथली किस्तों पर पैसे जो है वो चुकाते रहे आप। ठीक है, अपन लोन चलता रहता है ना, फिर काफी जो एसी लोग खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, बाइक स्कूटी वगैरह खरीदते हैं, तो ऐसे क्या करती हैं, आपकी हायर परचेज पर काम जो है वो आपकी कंपनी करती है। उसके बदले में बजाज का लेता है आपसे अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है, अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इस तरीके से बजाज अपनी जो है पैसा कमाता है। ठीक है, तो क्या है, हायर परचेज पर आपको कोई चीज खरीदनी हो तो उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना भी एनबीएफसी का काम आपका है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है हाउसिंग फाइनेंस, वही चीज है, एनएचबी ऐसे काम करता है आपका, या एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी ऐसा ही काम करता है आपका। इसका काम क्या होता है, किसी को घर चाहिए हो और घर खरीदने के लिए या घर को बनवाने के लिए अगर पैसा चाहिए किसी पर्सन को, तो ये कंपनी से देती है आपको जो है उसका फाइनेंस, यानी कि उसका क्रेडिट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हाउसिंग फाइनेंस के लिए, घर के लिए पैसा देना किसका काम है, आपकी इन एनबीएफसी का होता है। नेक्स्ट क्या है आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये क्या करती हैं, ये सिक्योरिटी क्या करती है, इश्यूअर्स यानी कोई कंपनी है उससे इन्होंने क्या कर लिया, शेयर्स खरीद लिए
और फिर उन शेयर्स को दोबारा से कहाँ पे बेच दिया, जनरल पब्लिक जो है उनको क्या कर दिया, दोबारा से रीसेल कर दिया। ये भी क्या है, ऐसे भी आपका एनबीएफसी काम करती है। फिर क्या है, लोन कंपनी, सिर्फ और सिर्फ लोन दे देना, जैसे कि आपने मुथूट फाइनेंस वाले देखा होगा, अपना सोना रखो बदले में लोन जो है वो लेकर के चले जाओ। तो सिर्फ प्योरली, जैसे आपको अक्सर लोगों को फोन आता है बजाज फाइनेंस तरफ से कि कोई पर्सनल लोन मिल रहा है इतने रुपयों का, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन जो है वो दे देंगे। तो ये सब क्या है, लोन कंपनी के तौर पर भी काम करते हैं। सिंपली आप जाकर के कोई पर्सनल फाइनेंस का या पर्सनल लोन या कोई भी कार लोन वगैरह आप इनसे भी ले सकते हो डायरेक्टली जाकर के, ठीक है। पर कभी लेना नहीं चाहिए क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। आपको वो बिना पेपर वर्क के दे तो देंगे, पर फिर इनका इतना ज्यादा, खासकर पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे बहुत दिक्कत होती है। चलो आगे क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, ये आपका आखिरी होगा। म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी, ज्यादा इनको क्या कहा जाता है, आपका निधि कहा जाता है। यानी कि काम कैसे करती है, इनके क्या होते हैं, कुछ फाइनेंस, उनकी कुछ मेंबर्स होते हैं। मान लीजिए कंपनी है, उस कंपनी के कुछ मेंबर्स हैं, तो ये सिर्फ उन मेंबर्स को ही क्या करती हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम जो है वो करती हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी, यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट क्या होगा कि मेरा भी फायदा हो रहा है, कंपनी का भी फायदा हो रहा है, और उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनका भी फायदा जो है वो हो रहा है। तो क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट पे काम चल रहा है, ठीक है। ये क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये क्या थे, आपके कुछ टाइप्स थे एनबीएफसीज के। तो क्लियर हुआ टॉपिक, एनबीएफसीज क्या होते हैं, कोई दिक्कत है एनबीएफसीज में, ठीक है। तो आज हमने आरबीआई कवर कर लिया, एनबीएफसीज को भी कवर कर लिया। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग म्यूचुअल फंड्स पर जो है वो डायरेक्टली काम करेंगे, और इसके अलावा धीरे धीरे करके जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके आईडीबीआई, नाबार्ड और इन सबको धीरे करके हम कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है नहीं है, तो आज की क्लास यहीं पेंड करें, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।